लता जी सीतापुर की रहने वाली थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम दीपक था। दीपक की पत्नी का नाम सरिता था। दीपक और सरिता का एक बेटा भी था जिसका नाम आर्यन था। दीपक एक विदेशी कंपनी में नौकरी करता था। इस वजह से वो ज्यादातर देश से बाहर ही रहता था। लता जी की अपनी बहू सरिता से बिल्कुल नहीं बनती थी। इस वजह से वो अपने छोटे भाई सेठ जगदीश चौधरी के साथ उनके घर में रहती थी। एक दिन सरिता सेठ जगदीश चौधरी के घर आई और जिद करके लता जी को अपने साथ शहर ले गई। लता जी को शहर आए कई दिन हो गए थे। दाल में कुछ तो काला है। मैंने नीम के पेड़ से शहद टपकते कभी नहीं देखा। मेरी बहू इतना बदल कैसे गई? हाँ मम्मी, मैं सासू माँ को घर ले आई हूँ। बस इसी तरह मीठा मीठा बोलकर वो गांव वाली जमीन जल्दी से दीपक के नाम करवा दूंगी। मैं मौका देखकर सासू माँ से बात करती हूँ। सासू माँ, आप मेरी सहेली नैना को जानती हैं? बेचारी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। क्यों, क्या हुआ उसे? नैना के ससुर जी ने जीते जी अपनी जायदाद का बंटवारा नहीं किया और अचानक से दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। अब भाई भाई जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं सो अलग। सच में इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जीते जी अपनी जायदाद का बंटवारा अपने बच्चों में कर देना चाहिए। हाँ बहू, तुम ठीक बोल रही हो। यही सब सोचकर तो दीपक के पिताजी ने अपने जीवन में ही अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दिया था। मम्मी जी, वो जो जमीन आपके मायके से मिली है वो दीपक के नाम आप कब कर रही हैं? नहीं बहू, वो जमीन मैं दीपक के नाम नहीं लिख सकती, क्योंकि वो जमीन मैंने राधा के नाम लिख दी है। मेरी सहेली रोहिणी राधा को जन्म देते ही चल बसी। तब से मैंने ही राधा को अपनी बच्ची की तरह पाला है। उसका भविष्य सुरक्षित रहे, ये भी तो मुझे देखना है। इतना सुनते ही सरिता गुस्से से आग बबूला हो गई और चुपचाप वहां से उठकर चली गई। क्या बताऊं मम्मी, इस बुढ़िया ने तो हद ही कर दी। अपनी मायके वाली जमीन अपनी भिखारन सहेली बेटी के नाम लिख चुकी है। जिस जमीन पे मेरे पति का अधिकार होना चाहिए था वो उस राधा को लिख दिया। ये इस बुढ़िया ने अच्छा नहीं किया। इस बुढ़िया को तो मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। धीरे धीरे सरिता का व्यवहार बदलने लगा। वो लता जी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। वो रोजाना किसी न किसी बात का बहाना बनाकर लता जी को खड़ी खोटी सुनाती। वो अक्सर बीमारी का बहाना बनाकर बैठ जाती और लता जी से घर के सारे काम करवाती। उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देती। कभी कभी रात को बेचारी भूखी ही सो जाती थी। ये सब झेलकर लता जी का मन बहुत दुखी रहता था। वो अपने भाई के पास जाना चाहती थी, लेकिन सरिता उन्हें जाने नहीं देती थी। अगर लता जी दीपक से सरिता के व्यवहार के बारे में बात करती तो वो कहता, माँ, तुम ये सास बहू की चिक आपस में मिलकर सुलझा लो। मुझे इन सब में मत घसीटो। काम को लेकर मेरी अपनी बहुत सी समस्याएं हैं। मैं ऑफिस का काम देखूं या सास बहू की तू मैं सुलझाऊं? दिनों दिन सरिता का दुर्व्यवहार बढ़ता ही जा रहा था। लता जी का मन ये सब झेलकर बहुत दुखी रहता था। आर्यन लता जी के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देख और समझ रहा था। अगर वो सरिता से कुछ कहता, मम्मी बात तो सुनो, आप दादी को क्यों परेशान करती हो? वो बहुत अच्छी हैं। देखो आर्यन, तुम बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। तुम्हें बड़ों के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। अचानक से लता जी की तबीयत खराब हो गई। बुखार की वजह से उन्हें चक्कर सा महसूस हो रहा था। वो सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आए। सरिता को ईर्ष्या और क्रोध ने इतना अंधा कर दिया था कि वो लता जी को दवाइयां तो दूर की बात है, उन्हें देखने तक नहीं गई। दादी माँ, ये लो दवाई, आप इसे खा लो, देखना आप सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी।
पोते के इस प्यार और परवाह को देखकर लता जी की आंखों में पानी आ गया। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे इतना प्यार करने वाला पोता मिला है। भगवान आर्यन का भविष्य उज्जवल बनाए, उसे ढेर सारी खुशियां दे। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन तो हद ही हो गई। लता जी और सरिता में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई। जब सरिता लता जी से बातों में जीत नहीं पाई तो गुस्से में आकर लता जी को धक्का दे दिया। बेचारी खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पे गिर गई। उन्हें काफी चोट आई। बेचारी जैसे तैसे उठकर अपने कमरे में गई। अगली सुबह अचानक से एक पुलिस वाला सरिता के घर पहुंचा। सरिता हैरान थी कि ये पुलिस वाला उसके घर में क्यों आया है। सरिता कौन है? क्या तुम सरिता हो? जी 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 जी, मैं ही सरिता हूँ। लता जी के साथ दुर्व्यवहार, जबरन प्रॉपर्टी लिखवाने की कोशिश, उनसे मारपीट की। इंडियन पिनल कोड धारा 35, 379, 56 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। सासू माँ तो घर से बाहर भी नहीं गई, तो ये कंप्लेन की किसने? ये काम जरूर उस नीलिमा का होगा। कॉलोनी में वही तो एक मेरी दुश्मन है जो मेरा बुरा चाहती है। सुनीता, इंस्पेक्टर साहब, मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन की गई है। ये काम जरूर उस नीलिमा का है। हमारे बीच आपसी रंजिश है। वो मेरा बुरा चाहती है, बस मुझे किसी तरह परेशान करना चाहती है। आपके खिलाफ कंप्लेन किसी नीलिमा नाम की महिला ने नहीं, बल्कि आपके बेटे आर्यन ने की है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। शोर सुनकर लता जी भी अपने कमरे से बाहर आ गई और मामले की नजाकत को समझते हुए बात को संभालने की कोशिश करने लगी। बहू मेरे घर की इज्जत है, मैं उसे इस तरह से जेल नहीं जाने दे सकती। वो जेल चली गई तो दीपक की बहुत बदनामी होगी। इंस्पेक्टर साहिब, आर्यन मुझे बहुत प्यार करता है। वो अभी बहुत छोटा है, उसमें सही गलत की इतनी समझ नहीं। मेरी बहू मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करती। वो तो मैं कल खुद ही गिर गई थी। इसमें मेरी बहू की कोई गलती नहीं। सास बहू में चिक चिक तू तू मैं आम सी बात है। पुलिस वाला लता जी की बात से सहमत था। वो सरिता को वार्निंग देकर चला गया। इस घटना ने सरिता की आंखें खोल दी। सरिता लता जी के पैरों में गिर गई। सासू माँ, मुझे माफ कर दो। आज आपने मेरी मान प्रतिष्ठा बचाई है। अगर आज वो पुलिस वाला मुझे थाने ले जाता तो समाज में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। मेरे साथ साथ मेरे माता पिता की भी बदनामी होती। सासू माँ, मैं आपकी अब बहू नहीं, बेटी बनकर रहूंगी। मैं आपको अब कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। बुढ़ापा एक सामान्य अवस्था है और हर मनुष्य को उस अवस्था से गुजरना है। हमें अपने घर में रह रहे बुजुर्गों का आदर और सम्मान करना चाहिए। उनके साथ किसी भी प्रकार का अनादर, उपेक्षा, शारीरिक मौखिक दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए हमारे घर में रह रहे बुजुर्गों का जीवन और कष्टदायी